आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जैसे कि फ्लिकर और इंस्टाग्राम अपने सबसे बुरे वक्त में बनी थी? जब सब कुछ खत्म लगता है तभी सबसे बड़े आइडियाज़ पैदा होते हैं। पर सवाल ये है, ये आइडियाज़ मिलते कैसे हैं? इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे स्ट्रगल्स और फेलियर्स के बीच छुपी होती है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, और कैसे आप अपने बुरे वक्त में अपने लाइफ का टर्निंग पॉइंट खोज सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्केल अप की वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग बिग आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से आइडियाज़ हैं बिज़नेस में जो कि बाद में चल के बहुत बड़े हुए, कौन कौन से टाइप के आइडियाज़ हैं और किस तरीके से जिन लोगों ने उन आइडियाज़ को खोजा तो वो कौन से मेथड थे। जैसे कि कल हमने पढ़ा एक आइडिया कि जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग आइडिया है उसी पे थोड़ा पिवट किया गया। एक आइडिया था जो पहले था ही नहीं, बिल्कुल नया फाउंड किया गया। आज हम लोग एक हेल मैरी आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। हेल मैरी आइडिया मतलब सब कुछ करके देख लिया लेकिन बिजनेस ग्रो ही नहीं कर रहा है या चल ही नहीं पा रहा है। और हेल मैरी मतलब अब हम आखिरी में लास्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं और हमारा बहुत कम चांस है सक्सेसफुल होने का, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं और फिर लास्ट का जो आइडिया होता है समहाउ वो जड़ पकड़ लेता है और सक्सेसफुल हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं हेल मैरी आइडिया। आपका आखिरी अटेम्प्ट, आखिरी कोशिश सक्सेस की या सफलता की, जिसका एक्चुअली में चांस बड़ा कम है फिर भी आप लेते हो क्योंकि अब आप बिल्कुल डेस्परेट हो गए हो लास्ट में। दो लोगों के बारे में बात करेंगे, कैटरीना फील्ड और स्टीवर्ट बटरफील्ड। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ थे। अब जो स्टेट थी उनकी कंपनी की या उनके आइडिया की, वो उसको लेके चिंता से थोड़ा ऊपर चला गया था, मतलब चिंता के बियॉन्ड पहुंच गए थे। अब वाकई में वो लोग एंग्शियस हो रहे थे। कैटरीना और स्टीवर्ट का एक गेम था जिसका नाम था गेम नेवर एंडिंग, और ये एक रोल प्लेइंग गेम था। एक छोटी सी फॉलोइंग थी, बहुत कम लोग खेलते थे, लेकिन ये गेम जो है अपने आप में स्ट्रगल कर रहा था। अपने गेम को लेकर अब वो दोनों थोड़ा सा ज़्यादा एंग्शियस हो गए थे। गेम नेवर एंडिंग एक नए टाइप का रोल प्लेइंग ऑनलाइन गेम था, लेकिन अब इसकी सक्सेस जो है वो रुक चुकी थी, ये आगे बढ़ नहीं पा रहा था और इसको लेके दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही चिंता में थे। साथ ही साथ उनको इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिल रहा था क्योंकि ये एक गेम था जो कि ऑनलाइन था, तो इसको लेके जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। मतलब उनके हिसाब से इसमें कुछ नया नहीं था। साथ ही साथ टाइम भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। स्टीवर्ट कहते हैं कि ये जो टाइम था, ये .com बबल जो है वो फूटा था। फाइनेंशियल मार्केट्स सब गिर गई थी, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी, लोग इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे थे। ऑलरेडी जिनका पैसा लगा हुआ था वो भी पैसा कम हो गया था उसकी वैल्यू। सो ये टाइम भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट की सिचुएशन भी अपने आप में ख़राब थी। स्टीवर्ट कहते हैं कि चूँकि ऑनलाइन गेम एक बनाना ये बहुत फ्रिवलस सी चीज़ थी। फ्रिवलस मतलब सिली सी, जो बहुत सीरियस नहीं थी। तो इस चीज़ को फंडिंग मिलना ये थोड़ा मुश्किल था या काफ़ी मुश्किल था कहेंगे। और स्टीवर्ट कहते हैं कि हमने अपनी सारी सेविंग्स इस गेम में अब तक लगा दी थी। अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, सबसे जिससे हम पैसा ले सकते थे वो सब हम ले चुके थे अब तक। स्टीवर्ट कहते हैं जो थोड़ा बहुत एंजल इन्वेस्टमेंट या शुरू का इन्वेस्टमेंट हमें मिल सकता था कहीं भी इन्वेस्टर्स से, वो सब हम लेके चुका चुके थे। अब हम लोग देख रहे थे कि कोई लास्ट आइडिया या कोई लास्ट किसी का इन्वेस्टमेंट कुछ हमको बचा ले, कोई लास्ट एफर्ट जो हम डाल दें और हमारा बिजनेस बच जाए। मतलब अब टाइम्स बहुत डेस्परेट थे, वो लोग दोनों परेशान थे, हस्बैंड एंड वाइफ। मुश्किल समय में, डार्क टाइम में स्टीवर्ट और कैटरीना ने सोचा कि उनको एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी चाहिए और उन्होंने ट्रिप लिया न्यूयॉर्क का। और ये वो टाइम था जब चीज़ें बद से बदतर हो गई, मतलब जो ख़राब थी और ज़्यादा ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि स्टीवर्ट को प्लेन में फूड पॉइजनिंग हो गई, उनके पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया और उसकी वजह से उनको वॉमिटिंग्स होने लगी जब वो न्यूयॉर्क पहुँचे। स्टीवर्ट कहते हैं कि हम न्यूयॉर्क पहुँचे और मैं वहाँ पे उल्टियाँ कर रहा था। वैन विक हाईवे एक न्यूयॉर्क में, वहाँ पे भी, और होटल में पहुँचे। पूरी रात मेरी तबीयत जो है वो बहुत ख़राब रही। ये सब कुछ चल रहा था और इसके बीच में स्टीवर्ट बताते हैं कि शायद रात के या अर्ली मॉर्निंग, सुबह के 3 से 4 बजे होंगे जब मुझे आइडिया आया फ्लिकर का। और ये ऐसा था कि जैसे कोई आदमी बुखार में सपना देख लेता है, एक फेंट आइडिया उनके दिमाग में चमका स्टीवर्ट के। फ्लिकर एक ऐसी ऑनलाइन कंपनी है जो फ़ोटो शेयरिंग के लिए जानी जाती है। इस पे 1000 फ़ोटोज़ तक तो आप फ्री में शेयर कर सकते हैं। उसका कुछ लिमिट होता है कि उसका साइज़ इतना होना चाहिए। वीडियो शेयर कर सकते हैं 1 GB तक। उसके बाद आपको पेड करना पड़ता है। आप ये पूरी दुनिया को दिखा भी सकते हैं फ़ोटोज़। उसका मल्टीपल पर्पज़ है। फ्लिकर बहुत
फेमस कंपनी हो गई ऑनलाइन फ़ोटो शेयरिंग की दुनिया की। लेकिन स्टीवर्ट कहते हैं इसका आइडिया कैसे आया, हमारा जो ऑनलाइन गेम था हमने पहले उस गेम के अंदर ही एक छोटा सा फीचर डाला। फीचर क्या था कि जब खेलते खेलते गेम में प्लेयर्स को एक इन्वेंट्री दी जाती थी, सामान दिया जाता था, उसमें हमने एक शू बॉक्स बनाया जहाँ पे ढेर सारी फ़ोटोज़ रहती थी। स्टीवर्ट ने बताया कि जब उन्होंने अपने गेम में ये फीचर डाला तो ये ऐसा किया उन्होंने जैसे कि आप फ़ोटोज़ को ड्रैग करके कॉन्वर्सेशन में ला सकते थे और दूसरे लोग अपनी स्क्रीन पे उन फ़ोटोज़ को देख सकते थे और आप रियल टाइम में उनको मार्क कर सकते थे, एनोटेट कर सकते थे, मार्किंग कर सकते थे उन फ़ोटोज़ पे। तो कुछ फीचर था फ्लिकर की शुरुआत का जो उन्होंने, उनके पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग गेम था, गेम नेवर एंडिंग, उसी में एक फ़ीचर डाला और वहीं से फ्लिकर जैसी कंपनी की शुरुआत हुई थी। फ्लिकर एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग कंपनी है फ़ोटो शेयरिंग की दुनिया की जिसने रूल्स बनाए, ऑनलाइन कम्युनिटी के रूल्स बनाए, जिसको फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसी कंपनियों ने फॉलो किया। क्या रूल्स थे? कैसे आप फॉलो करते हैं, कैसे आप टैग करते हैं, फ़ोटोज़ शेयर करते हैं या मीम्स बनाते हैं, ये सब की शुरुआत का जो माइलस्टोन था, जो पत्थर था, वो फ्लिकर कंपनी ने डाला। फ़ोटोज़ को टैग करना, फ़ोटोज़ को शेयर करना, फॉलो करना और मीम्स, ये पूरी फाउंडेशन बनी ऑनलाइन सोशल कम्युनिटी की, जिसकी नींव रखी थी फ्लिकर ने। फ्लिकर एक ग्राउंड ब्रेकिंग कंपनी बनी ऑथर के हिसाब से। अगर हम मॉडर्न सोशल मीडिया को देखें, जो आज के ज़माने में सोशल मीडिया है, तो जो फ्लिकर ने ये फीचर्स डाले, इसने एक तरह से लेयर बनाई, बेडिंग बनाई, जिसके ऊपर ये मॉडर्न सोशल मीडिया के अंदर चीज़ें ग्रो अप हुई या बढ़ी। और जिस तरीके से ऑनलाइन सोशल इंटरेक्शंस होते थे, इसने उन चीज़ों को चेंज किया, बदला। ये एक एक्सपेरिमेंट था फ्लिकर, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सक्सेसफुल हुआ और इसने आजकल का जो मॉडर्न ऑनलाइन सोशल इंटरेक्शन होता है, जिस तरीके से लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, ये बिल्कुल अलग है। और ये सब की जो नींव थी वो फ्लिकर के इस छोटे से फीचर से आई। लेकिन अगर आप देखें तो ये एक ऐसा फीचर था जो शुरू हुआ एक गेम के अंदर, और वो गेम भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। ये फीचर उस गेम के अंदर बसा हुआ था, दबा हुआ था। लेकिन देखा जाए तो इसने एक तरह से ग्राउंड बनाया। जो भी नए नए इनोवेशंस हुए या नई डिस्कवरीज हुई, उसके लिए इसने एक ज़मीन तैयार करी। आप ये कह सकते हैं कि कटरीना और स्टीवर्ट को जो फ्लिकर के साथ सफलता मिली, वो सफलता कैसी थी? उनके एक छोटे से आइडिया से जो दूसरे आइडिया के अंदर बसा हुआ था। और ये जो उनका आइडिया था, जो कि उनकी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के अंदर बसा हुआ था, इसके साथ जब उन्होंने फ्लिकर शुरू किया, फ्लिकर में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होके आया। और किसी भी आइडिया को सक्सेसफुल होने के लिए टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो एक तो एक्सेलेंट टाइमिंग और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ऑनगोइंग बिजनेस के साथ, इन दोनों ने चीज़ों ने मिलाकर फ्लिकर को जन्म दिया, जो अपने आप में बहुत ही सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म था। लेकिन कुछ और चीज़ भी थी जिसकी वजह से कटरीना और स्टीवर्ट फ्लिकर के अंदर हेड ऑन, बिल्कुल जैसे कहते हैं पूरे जोर के साथ एंटर किए। और वो चीज़ थी डेस्परेशन। मतलब वो डेस्परेट थे, परेशान थे, रिजल्ट चाहते थे, किसी भी तरह बचाना चाहते थे। उनके पास फाइनेंसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, अब उनको कुछ भी करके बिजनेस में रेलेवेंट रहना था। तो ये कहते हैं डेस्परेशन, जब आदमी एकदम फाइनल वर्ज पे होता है, डूब रहा होता है और उसको किसी तरीके से उभर के आना होता है, वो डेस्परेशन होती है। तो आप कह सकते हैं कि फ्लिकर के साथ जो कैटरीना और स्टीवर्ट बिल्कुल हेड ऑन एकदम घुस गए, पूरा तन मन धन डाल के, वो था डेस्परेशन की वजह से। अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं था कि फ्लिकर के पीछे कोई बहुत बड़ा ग्रैंड विजन था कि किस तरीके से आप फ़ोटो शेयरिंग कम्युनिटी बनाओगे, कैसे उन फ़ोटो शेयरिंग के आसपास आपकी एक सोशल इंटरेक्शन बनेगा। इंटरेक्शन मतलब जब एक दूसरे से बातचीत होती है। कोई ग्रैंड विजन नहीं था फ्लिकर के पीछे। फ्लिकर के पीछे मेन चीज़ थी डेस्परेशन, कैटरीना और स्टीवर्ट की, जब वो हेल मैरी आइडिया की तरह उनकी लाइफ में आया। फ्लिकर के बारे में जो भी चीज़ थी कि सोशल मीडिया बना फ़ोटोज़ के अराउंड, कि कैसे आप फ़ोटोज़ को जल्दी खोज सकते हैं, सर्चेबल ज़्यादा हो जाएं फ़ोटोज़, ये सब बाद में आया। शुरू में तो सिर्फ एक ही विजन था, भाई किसी तरीके से अपने बिज़नेस को ज़िंदा रखना है, ऐसा ना हो कि ये बिज़नेस बंद हो जाए। अगर आप देखेंगे तो आपने हमारे इस सीरीज़ में बहुत सारी वीडियो सुने होंगे जिसमें इस तरह की स्टोरीज़ निकल के आई। कैसी? सारा ब्लेकली, जिनका बहुत फेमस आइडिया है स्पैंक्स, उनका क्या डेस्परेशन था, उससे जस्ट पहले ही वो सामान बेचती थी जाके और उनका बिज़नेस कार्ड फाड़ के उनके मुंह पे फेंक दिया गया एंड उनको बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया धक्के मार के।
ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट था, इनफैक्ट इंसिडेंट था उनकी लाइफ का, जिसके बाद उनको आइडिया आया था स्पैंक्स का। सैली क्रॉचेक का बड़ा आइडिया था एलिवेस्ट, फीमेल्स के लिए इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। और वो कैसे आया था, जब उन्हें वॉल स्ट्रीट की सबसे बड़ी बैंक फर्म से निकाल दिया गया था और उनका वॉल स्ट्रीट जर्नल में फ्रंट पेज पे उनका फ़ोटो छपा था कि उनको किसी भी कारण से इस कंपनी से आउट कर दिया गया है। दैट वॉज हर डेस्परेशन। तब वो एलिवेस्ट के आइडिया के साथ निकल कर आई। केविन सिस्टॉर्म का ऐप बहुत बुरी तरीके से फेल हो रहा था, किसी तरह से उन्होंने उसको हुक करके रखा हुआ था और उसके बाद उनका बड़ा आइडिया निकल के आया था इंस्टाग्राम का। विटनी वुल्फ को ऑनलाइन हैरेसमेंट या एक तरह से ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी थी, जिसके बाद उनका बड़ा आइडिया निकल के आया था ऑनलाइन डेटिंग ऐप बम्बल, जहाँ पे फीमेल्स इनिशिएट करती थी कॉन्वर्सेशंस। मार्क क्यूबन पूरी तरीके से कंगाल हो गए थे अपना बड़े आइडिया पे काम करते करते। तो ये सारे आइडियाज़ के एग्जांपल हम वो बता रहे हैं जहाँ पे जो फाउंडर्स थे वो बिल्कुल डेस्परेट टाइम्स में आ गए थे, एकदम परेशान हो गए थे और हेल मेरी एफर्ट की तरह उन्होंने आखिर तक कोशिश करते रहे किसी भी तरह कि कोई एक चीज़ जो सक्सेसफुल हो जाए। इन सारे आइडियाज़ के साथ वो सब काम करिए। कई बार बहुत मुश्किल हालात में से बड़े बड़े आइडियाज़ निकल के आते हैं, जैसे कि किसी कंक्रीट के पत्थर या पत्थर में से बीच में से एक गुलाब का फूल निकल कर आए। ज़्यादातर ये ऐसा होता ही है कि कोई भी बड़ा आइडिया वो मुश्किलों के नीचे दबा होता है और जब तक आप उन मुश्किलों से गुजरेंगे नहीं, चाहे वो कितनी ही पेनफुल हो, दर्द देने वाली हो, तब तक आपको वो हिंट नहीं मिलेगी या एक छोटी सी झलक नहीं मिलेगी पॉसिबल सॉल्यूशंस की। तो कई बार आपको गुजरना पड़ता है मुश्किल हालात से, चाहे वो कितना भी पेनफुल हो, क्योंकि वो जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको तभी दिखेंगे जब आप उसको गो थ्रू करेंगे, उसको जिएंगे। अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो जहाँ भी रेजिस्टेंस होती है वहाँ पे फ्रिक्शन होती है, मतलब जहाँ पे भी किसी चीज़ को रुकावट मिलती है वहाँ पे वो दो चीज़ों के बीच में रगड़ होती है और जब रगड़ होती है तो वहाँ से चिंगारी निकलती है, स्पार्क निकलता है। और काफ़ी बार तो ऐसा होता है जब मुश्किल हालात होते हैं तब आपका निश्चय और दृढ़ हो जाता है और आप और ज़्यादा शार्प तरीके से सोचने लगते हो, क्योंकि अब टफ टाइम्स आ जाते हैं। और अगर आप के ऊपर क्राइसिस आती है, बहुत मुश्किल समय आ जाता है, तब आप ऐसा नहीं सोचते कि अच्छा लगेगा अगर हम कोई बड़े आइडिया पे काम करते हैं ना, तब आपको लगता है अब तो मुझे बड़े आइडिया ही चाहिए। क्योंकि जब क्राइसिस का टाइम आता है तब आपका स्ट्रेंथ जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मतलब आपका रिजॉल्व कि कुछ करना है, वो जो जज्बा होता है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्राइसिस की वजह से आपका फोकस भी शार्प होता है और काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्राइसिस एक अर्जेंट सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि क्राइसिस आ गई, अब अर्जेंटली आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तब आप लास्ट में वो ऐसा एफर्ट डालते हो जिसके चांस जो है सक्सेस का बहुत कम है, लेकिन कई बार वही जान बचा के ले जाता है या फिर आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा बड़ा करके ग्रो करता है। अब इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि जब आप किसी बड़े आइडिया पे काम करते हैं और एक बिज़नेस बनाते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि आपने एक बड़ा सा थ्रो कर दिया, एक बार बहुत ऊंचा सा पत्थर फेंक दिया, अब काम हो गया ना, ऐसा नहीं होता। ये ऐसा ही है जब आप किसी आइडिया को खोजते हो और बिज़नेस ग्रो करते हो या बनाते हो उसके अराउंड, जैसे कि आप एक शाश्वत तरीके से स्टडी मार्च कर रहे हो सीधा सीधा, और आपको पता है कि मुश्किल भी आती जा रही हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट मुश्किलें आप रोज़ रोज़ निरंतर लगातार चलते जाते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार बड़ा सा पत्थर फेंक दिया और काम हो गया। इसमें स्टेडीनेस चाहिए, इसमें आपको लगातार शाश्वत तरीके से बिना रुके काम करना पड़ेगा, मार्च पास की तरह। और आपको पता है रास्ते में बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन एक बार करने से नहीं होगा। इसके लिए निरंतर लगातार जुट के आपको करते रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, रिलेंटलेसनेस, मतलब रुके नहीं, करते रहें मार्च पास की तरह, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए। तब जाके किसी भी आइडिया के ऊपर आप बिजनेस बना सकते हैं। खाली आइडिया से काम नहीं चलता है, एक बिग थ्रो से काम नहीं चलता है। इट इज़ लाइक कॉन्स्टेंट वर्क, लगातार काम करना होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।